बढ़ता हुआ वोटिंग परसेंटेज जो कि शाम 5 बजे तक का है, काफी अच्छा वोटिंग परसेंटेज नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में 63%। क्या उम्मीद आपको नजर आती है इस तरह से जो वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है, क्या कांग्रेस के हक में जाने वाला है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ जो माहौल है देश का, जो पिछले 10 सालों में देश ने जो जिन हालातों को सहा है, जिन हालातों का सामना किया है, तो वो उस उन तमाम बातों का अगर आप गौर करेंगे तो बहुत आसानी से आप इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद लोगों में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है इस सरकार को लेके, खास तौर से देश का प्रधानमंत्री जब 10 साल तक लोगों से झूठ बोलता रहा हो, वो एक जो गुस्सा है वो अपने वोटिंग के उसमें आम लोग जो है जनमानस दिखाता है। पिछले आप अभी जब की चर्चा शुरू हुई तो भाजपा के जो हमारे साथी थे, वो दो चार उन्होंने उपलब्धियां गिनाई। ये उपलब्धियां, ये जो उपलब्धि 370 की उपलब्धि गिनाई, राम मंदिर की उपलब्धि गिनाई और 3 तलाक की उपलब्धि गिनाई। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी जब बनारस जा रहे थे, तो उन्होंने एक जुमला कहा था, एक सेंटेंस कहा था कि मैं आया नहीं हूं, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। क्या मेरे साथी ये बता पाएंगे कि वो गंगा की सफाई करने की जो उपलब्धि हासिल करने का जो लक्ष्य रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, जिस पर के करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन गंगा वैसी की वैसी रहेगी, क्या वो उपलब्धि में शामिल हो पाया? क्या वो तमाम लोगों को जो नौकरियां हर साल दे रहे थे, 15 लाख, पूरा देश ये सुन सुनकर थक चुका और बोर हो चुका है। क्या वो तमाम उपलब्धियां प्रधानमंत्री जी ने गिना दी? 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती अगर पुलवामा नहीं होता। तो पुलवामा ने एक और जिंदगी दी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इस बार हालात ये हैं कि अभी आज महंगाई, अभी आपको मैं एक छोटी सी बात कल एक रिपोर्ट पढ़ा मैंने राजस्थान की रिपोर्ट ये थी कि सरसों के दाम लिखे थे, सरसों के दाम 2021 में सरसों के जो दाम थे वो 8,000 रुपया प्रति कुंटल थे। 2024 में सरसों के दाम जो है 4700 रुपया प्रति कुंटल है। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने बताया गन्ना किसानों के बारे में, उत्तर प्रदेश के जो गन्ना किसान हैं, जो उसी इलाके में आते हैं जहां आज वोटिंग हुई है, पिछले साल का उनका गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। आप चले जाइए मिलों के बाहर, कतारें, लंबी कतारों में गाड़ियां खड़ी हैं गन्ना लोड किए हुए। महाराष्ट्र के अंदर आप चले आइए, महाराष्ट्र में किसान जो है वो अपनी फसलों को सड़कों पर ले जाकर फेंक दे रहे हैं क्योंकि उन्हें दाम नहीं मिल रहा और सरकार उन पर कोई बात भी नहीं करती। क्या आपको लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी अब भी ये उम्मीद करती है कि उसे वोट मिलेगा? नौजवानों की जिंदगी आपने तबाह कर दी। आज आप देखिए कि इस देश में, एक मिनट रुक जाइए मैडम, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को जितना टाइम देती है थोड़ा हमको भी दे दिया कीजिए। आज आप देखिए, नौकरी की कोई बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में? कोई बेरोजगारी, कोई महंगाई की कोई बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में? सारे सर्वे में ये बताया जा रहा है कि नौकरी और महंगाई जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। एक भी बात करा प्रधानमंत्री जी ने? इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में सिर्फ ये बताते रह गए कि हमने ये किया। अरे भाई, वो नौकरी कहां से दोगे? 80 करोड़ लोगों को अनाज देना मेरे साथी उपलब्धि नहीं है, ये आपकी नाकामी है कि आप उन 80 करोड़ लोगों को इस लायक भी नहीं कर सके, उन्हें अपने पैरों पर इतना भी खड़ा नहीं कर सके कि वो अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से वो अनाज को खरीद सके। क्या पूरी दुनिया में कहीं ये उपलब्धि साबित होगी कि 80 करोड़ लोग वो है 5 किलो राशन पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं? तो देखिए, ओट का जो है, मैंने कहा पुलवामा ने बचा लिया था, इस बार पुलवामा भी नहीं है। जम्मू कश्मीर का आप जिक्र कर रहे हैं तो हमारे साथ जम्मू कश्मीर से यहाँ डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया साहब, बीजेपी स्पोक पर्सन जेएनके से जुड़ गए हैं। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। उधमपुर सीट पर आज वोटिंग हुई है और आपके जो सिटिंग एमपी है वहीं एक बार फिर से चुनावी मैदान में भी है जितेंद्र सिंह। लेकिन इस मर्तबा आपको अपनी जीत क्यों सुनिश्चित लग रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक तरफ जहां इंडिया अलायंस आपके सामने है तो पीडीपी भले ही अलग चुनाव लड़ रही है, लेकिन मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है, भी मैं कांग्रेस वालों को भी सुन रहा था जो झूठ पे झूठ जो बोली जा रहे थे, कि कम से कम मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर मैं उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट की बात करूं तो
11 दिन से मैं इसी सीट के ऊपर हूँ। वो सभी इलाके, भला वो जसरोटा के हैं, बसोली के हैं, बनी के, सब इलाकों में मेरा प्रवास रहा। और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस हर्षोल्लास से लोगों ने आज वोट डाला है, तय कर दिया है उन्होंने कि तीसरी बारी पुनः जो माननीय नरेंद्र मोदी जिस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी अपनी हैट्रिक मारेंगे। खैर, कांग्रेस को पता उसी दिन लगेगा जिस दिन नतीजे सबके सब निकलकर बाहर आएंगे। हम 400 की दौड़ में और कांग्रेस आज 40 पे भी लड़खड़ा रही है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास चलते हुए जो कार्य हमने पिछले 10 सालों में किए हैं वो पूरी दुनिया आज देख रही है। जरा मुझे ये बता दें कि पिछले 60 साल में कांग्रेस ने कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। 25 करोड़ का आंकड़ा है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, और नीति आयोग का आंकड़ा है जो आपके सबके सामने है। आज देश कहां पर पहुंच गया? 11वें नंबर पे आपने लाकर देश को रख दिया था 2014 के अंदर, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। IMF ने भी 2 दिन पहले ही मीटिंग कर बताई है, वो तो इंटरनेशनल डाटा है जिसपे कम से कम कांग्रेस वाले यकीन करेंगे। भारत एक और सक्सेसफुल कदम बढ़ाने जा रही है अपनी इकोनॉमी को लेकर। ये सब चीजें लोगों के बीच में, और कांग्रेस के पास सिवाय झूठों के है क्या है लोगों को देने के लिए? मैं नहीं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि बताएं आपने इस देश के लिए क्या किया। कहां आप जीप स्कैम से शुरू हुए थे आजादी के बाद, जब पूरा देश बैलगाड़ी में घूम रहा था। ज से जीप और झ आता, उसके बाद झ से झारखंड में आकर भी आप नहीं रुके। 363 करोड़ रुपया भी आपसे पकड़ा गया हुआ है कि मशीनें तक गर्म हो गई। आज आपका ये हाल है, जब एक ठेले वाला भी अगर 10 रुपए की ट्रांजेक्शन करता है तो वो यूपीआई ट्रांजैक्शन करता है ताकि 10 पैसे मेरे देश की उन्नति के लिए, 10 पैसे मेरे देश की प्रगति के लिए जाए। लेकिन आज आप 363 करोड़ रुपया खाकर के डकार गए, और इन गरीबों का जो पैसा आपने लिया, जब आप कहते हैं हमें ईडी तंग करती है, सीबीआई तंग करती है, आज आपका ये हाल है, तो सोचे 50-60 साल कांग्रेस ने देश का क्या हाल किया होगा। आज लोगों ने इनको जवाब देना है, और लोग इन्हें जवाब देंगे जब भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाएगी और ये 40 पर भी पहुंचने में नाकामयाब रहेंगे। और रही बात जो झूठ पे झूठ ये लोग परोस रहे हैं, मैं जम्मू कश्मीर की एग्जांपल देता हूं। ये नौकरी किसे कहते हैं जो कांग्रेस ने 96-97 में हमारे यहाँ डेली वेजर लगाए थे? 800 रुपए में उनको 20 साल नौकरी करवाई, मात्र 800 रुपए के वेतन के ऊपर। 50 रुपए नहीं होते तो उनके पास अपने बच्चों की दवाई लेने के लिए। और यही कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये षड्यंत्र यहाँ पर रखती थी। और 2.5 लाख की बैकडोर अपॉइंटमेंट है जो लोगों ने की है। आज जो नौकरी मिल रही है, 30,500 की नौकरी अभी दी गई जम्मू कश्मीर के अंदर, और पूरी नौकरी जिसमें खुद का भी पेट पलता है, पूरे परिवार का पेट पलता है। तो कांग्रेसियों के किए हुए इतनी सारी बातें अगर मैं बातें करना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है कई साल निकल जाएंगे। लेकिन लोगों ने मन बनाया है कि पुनः तीसरी बारी माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश आगे बढ़ेगा। पीयूष पंत साहब, जहां एक तरफ डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया साहब कह रहे हैं कि 40 सीटों पर कांग्रेस निपटती हुई नजर आ रही है, हमारे पास जो रिपोर्ट्स है वो ये बताती है कि बीजेपी और कांग्रेस में इंडिविजुअल कांटे की जो टक्कर है वो 48 सीटों पर है, जो अरुणाचल प्रदेश से शुरू होती है, तमिलनाडु पर खत्म होती है। ये 48 सीटें इन एरियाज की हैं। आपको क्या लगता है, जो बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा अपोजिशन बना रहा है इस इलेक्शन में, और अभी डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया साहब ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, उसमें कितना अंतर आपको नजर आता है, खासकर बेरोजगारी की दर पर अगर मैं बात करूं तो? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बेरोजगारी है, इस देश में बढ़ रही है लगातार, और वो मुद्दा भी बन रहा है। आप देखिए, ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मैं आप जितने भी सर्वेक्षण हुए हैं, गलत सही जो भी हुए हो, लेकिन सब में एक कॉमन फैक्टर रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी उभर के आया है, और महंगाई, ये दो है। तो वो है बेरोजगारी, क्योंकि जॉब क्रिएशन हो नहीं रहा है। भाई आप देखिए, सरकारें जो है वो प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही हैं। प्राइवेटाइजेशन जो है वो लिमिटेड स्केल पे जो है नौकरी पैदा करता है। उद्योग धंधे उस तरह से बढ़ नहीं रहे, सरकार उनको बढ़ावा नहीं दे रही जिस तरह से बढ़नी चाहिए इंडस्ट्रीज को, वो नहीं हो रहा है। सर्विस सेक्टर ज़्यादा फला फूल रहा है, जिसमें जो है कि आप बहुत बड़ा स्केल में आप जो है वहाँ सरकारी जो सेक्टर है वो कहीं पीछे जा रहा है। तो उसको आगे बढ़ा देंगे तभी आप नौकरियाँ क्रिएट कर पाएंगे उस तरीके। बेरोजगारी, सरकारी जो आंकड़े हैं वो भी बताते हैं कितनी नौकरियां सरकार के महकमों में जो है कम से कम जो है 20-30 से 25 लाख नौकरियां जो है वो जो है कि अभी बंद पड़ी है, उनमें कोई अभी नहीं रखा गया, किसी को भी नहीं रखा गया। लगातार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप जो है कि आउटसोर्स की जा रही है, सरकार कर रही है नौकरियों को। तो ऐसे मौके नहीं। देखिए, स्किल इंडिया अच्छी स्कीम थी, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्कीमें सब अच्छी लाई, लेकिन उनका हाल क्या हो रहा है ये इस पे गौर वो नहीं कर रही है सरकार कि हकीकत क्या है ज़मीनी पे। स्किल इंडिया का भी यही हाल है कि वो जो है कि वहाँ पे जो है कि बहुत से जगह जो है कि लोगों को जो है कि रोज़गार मिल ही नहीं रहा है वहाँ पे।
खुद सरकार ने ये एडमिट किया है कि जो उनकी रोजगार सृजन योजना जो उनकी थी युवाओं के लिए, उसमें मुश्किल से जो है 22% जो है कहीं न कहीं जो है प्लेसमेंट हो पाया है। तो तमाम चीज़ें ऐसे हैं जो पूरे नहीं या अधूरे रह गए हैं और वो फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। तो लोगों को सिर्फ राशन दे, राशन भी वो आप दे रहे हैं, कितना कम दे रहे हैं राशन, उससे क्या उनका एम्पावरमेंट तो होने नहीं जा रहा है, हमेशा वो उसी रहेंगे आप राशन के भरोसे। तो मुझे लगता है एक नकारात्मक सोच है सरकार की। सरकार को लोगों को इस तरह से सशक्तिकरण करके का ताकि वो खुद कमा सकें, कम से कम उनको राशन की जरूरत पड़े। और वो अगर 80 करोड़ तब से ही चला रहा है, और 80 करोड़ परिवार की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। अगर आप देखें प्रधानमंत्री जी के भाषण में देखें तो हमने 80 करोड़ परिवारों को जो है कि राशन बांटा है। तो 80 करोड़ का आप ले लीजिए, एक परिवार में कितने लोग होते हैं, कम से कम 4 लोग होते हैं हिंदुस्तान में जो है, तो 4 लोग में 1 और 3 और जोड़ दीजिए आप, तो कितना पहुंच जाता है, तो जनसंख्या से भी ऊपर चला जाता है। तो ये तमाम इस तरह के आंकड़े जो है उनकी सच्चाई कुछ और है, और उसके आधार पे अगर आप बात करेंगे तो कुछ स्थितियां और दिखाई देंगी। तो मुझे लगता है कि देखिए कांग्रेस की सीटें निश्चित रूप से कम हुई हैं। हमेशा हमने देखा कि हालांकि पिछले चुनाव में 2019 में उनकी सीटें बढ़ी थी, 2014 में तो उनको 44 सीटें थी, 52 हुई थी 2019 में। इस बार जिस तरह से एक गठबंधन किया हुआ है और वोटों के बंटवारे को रोकने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इस बार कांग्रेस में कर्नाटक में भी उनकी सरकार है, अभी तक के जो सर्वेक्षण आ रहे हैं उसमें उनको सीटें दिखा रहे हैं, वहां पिछली बार उनको सीटें नहीं हासिल हुई थी। इस बार जो है कम से कम 6, 7, 8 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो निश्चित रूप से अगर वो मेरा यह मानना है कि बढ़ोतरी नहीं भी होगी तो कम घटोतरी नहीं होगी। ठीक है प्रोफेसर विजय राठी साहब, मेरा सवाल आपसे वेस्टर्न यूपी का ही मैं आपसे जिक्र करूंगी। 2019 में उत्तर प्रदेश में आपने बीएसपी के साथ इत्तेहाद में चुनाव लड़ा, कुल सीटें आपने जीती 5। अब कांग्रेस के साथ आप इत्तेहाद में हैं, जीत का परसेंटेज आपको कितना बढ़ता हुआ नजर आता है 5 बजे तक 54% वोटिंग के साथ? शबनम जी, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं, लेकिन जवाब देने से पहले कुछ सवाल खड़े किए थे, वो सवाल हमारे दिमाग में है और वहीं से मैं शुरू करूं तो ज्यादा अच्छा, और उम्मीद करता हूं आप हमें भी समय देंगी। बिल्कुल बोलिए सर। क्योंकि समय आप देती हैं, जितने हम लोग बैठते हैं उसमें सबसे शानदार एंकरिंग आप करती हैं, जो समय भी देती है, विपक्ष का ध्यान रखती है। हमारे गांव में एक कहावत है, उसमें कहते हैं कि काने को काना का होगा तो जाएगा रूट, उससे प्यार से पूछ लो कि भैया तेरी कैसे गई एक आंख फूट। ये अरविंद सिंह का हाल है। अरविंद जी से अगर मैं बता दूं, अब मैं इस बात को छोड़ दूंगा ही, अगर मैंने कहा राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को पीट दिया जी, तो उसके बाद वो नाराज हो जाते हैं। तो मैं ये कहूंगा, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को शरीर को जोर से छू लिया, अब शायद वो खुश हो जाएंगे। दूसरी बात, अभी बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली थी, पता नहीं वो है या नहीं है टीवी पे, अभी वो पैनल में नहीं है। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया है बीजेपी स्पोक पर्सन। ठीक, इन्हीं के देखिए अभिजीत जी के, वो भी उसी पार्टी के चाहने वाले हैं। अब इन्होंने बोला कि कई चीजें बोल करके गए थे बीजेपी की तरफ से कि कभी सोचा था आपने कि प्रधानमंत्री ऐसा कर देंगे, कभी सोचा था आपने कि प्रधानमंत्री वैसा कर देंगे। ये सही बात है, कभी नहीं सोचा था। कभी सोचा था हमने कि प्रधानमंत्री ऐसे काम करेंगे कि चंदा लेके धंधा देंगे लोगों को, मतलब पूरा रिश्वतखोरी। पहले उस पे ईडी का छापा लगाओ, छापा मारने के बाद उससे चंदा लो और फिर उसे काम दे दो। ये इसको उगाही बोलते हैं, उगाही। ये जो रिक्शा वाले खड़े होते हैं ना चौराहों पे, इनसे जो उगाही होते हैं, आते हफ्ता लेते हैं, हर चक्कर का पैसा लेते, ये बड़े लेवल पे चल रहा। मुझे तो अब डर लग रहा, वैक्सीन हमने लगवाई उससे भी इन्होंने पैसा ले लिया, और रिपोर्ट भी आ रही है कि धमनियां सिकुड़ रही हैं, पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने इस देश का। परिवार की बात करते हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं जिसका परिवार ही नहीं है वो परिवार का दर्द क्या जाने। उसकी लड़की की शादी ना हो, वो गरीब हो, वो क्या दर्द जाने। जिसका लड़का नौकरी के लिए भटक रहा हो और फांसी पे झूल जाए, वही तो दर्द जानेगा उसका। तो वो दर्द क्या जाने जिसका है ही नहीं कुछ। जिसका, और मैं तो कहता हूं ये कसम खा ले इस बात की कि परिवार वालों को वोट नहीं देंगे और परिवार वालों से वोट मांगेंगे भी नहीं। तब इनको समझ में आएगा कि परिवार क्या होता है। परिवार का दर्द इनको नहीं समझ में आता। ये राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र बनता ही लोगों से, राष्ट्र बनता गरीबों से, राष्ट्र बनता युवाओं से, राष्ट्र बनता उन महिलाओं से जिन्होंने उत्तर प्रदेश में नौकरी के लिए अपना सिर मुड़ाया। और यह हिंदू धर्म में बड़ी शर्मनाक बात है, योगी जी के सामने एक महिला सिर मुड़ा रही थी, पुलिस उसको खींच रही थी, और सिर उसने इसलिए मुड़ाया कि उसको नौकरी नहीं दी। वो शिक्षक भर्ती से अपॉइंटमेंट होने के बाद, सिलेक्शन होने के बाद
उसको स्कूल नहीं ज्वाइन किए दिया जा रहा था। यह बड़ी शर्मनाक है, इसके मुद्दे को नहीं उठाते और इतना झूठ ये बोलते हैं। ये कहते हैं कि हमने क्या किया। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इनके समय पे, सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या इनके समय पे, सबसे ज्यादा कम दाम किसानों को मिल रहा है इनके समय पे। और गन्ना किसानों की मैं बात इसलिए नहीं करूंगा, ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, क्योंकि मेरे खेत में गन्ने उगते हैं। अभी सारा गन्ना खेत में खड़ा है, गन्ने की पर्चियां नहीं है, सेंटर पे पड़ा है, किसान परेशान है, मिल पर्चियां नहीं दे रहे, पैसा तो दूर की बात है। और ये टीवी पे बैठ के बात करते हैं कि गन्ना किसानों का भला कर दिया, चीनी मंगवा दी, ये कर दिया। अरे अगर सच्चाई आप देखेंगी तो सिर पकड़ लेगी जनता और ये सरकार, लेकिन सच्चाई नहीं जानना चाहते हैं लोग। ये सिर्फ एसी में बैठ करके उसका प्रचार करते हैं। आपने कभी सोचा था क्या इस देश में ऐसा होगा, चुनी हुई सरकारों को गिराया जाएगा? क्या चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजा जाएगा? क्या 2018 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इस तरीके से चेंज किया जाएगा? उसमें कहा जाएगा कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, उसको बदल दिया, उसको कह दिया कि आप गलत हैं, आपको जेल में रहना पड़ेगा, आपको जेल में रह के सिद्ध करना कि आप गलत नहीं है। ठीक है सर, एक रिएक्शन में जेडीयू से तहसीन नदीम साहब आपसे लेना चाहूंगी। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस अपने किस दौर से गुजर रही है। यहाँ जब इंडी गठबंधन का सीट शेयरिंग की बात चल रही, बात भी पूरी नहीं हुई, सीट का अनाउंस भी नहीं हुआ कि कौन दल कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और लालू जी जो है सिंबल बांट रहे थे अपने घर पे, और किसी तरीके से कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आ गई। पप्पू यादव का क्या हासिल हुआ वो पूरा देश जान रहा है। कन्हैया कुमार के साथ क्या हुआ वो भी देख रहा है सब। और उसके बाद जो है किसी तरीके से आज तक 9 सीट में से सिर्फ 3 सीट कांग्रेस ने अभी तक अनाउंस किया है कि यहाँ से हमारे ये कैंडिडेट है, जबकि चुनाव अपने बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज पहला फेज मुकम्मल भी हो गया है। तो न इनके जो इस तरह का जो कोऑर्डिनेशन है इनके अंदर, वो भी इनको बहुत भारी पड़ेगा बिहार में। और आप ये देखेंगे कि अभी तक पहला फेज का चुनाव आज हो गया, अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़े नेता आज आए हैं अभी तक जो है पहले फेज में प्रचार के लिए न राहुल गांधी आए हैं न मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हैं। कोई भी बड़ा नेता उनका यहाँ चुनाव के लिए नहीं आया है, क्योंकि अभी बिहार में जो 4 सीट पे चुनाव हुआ वहाँ आरजेडी ही चुनाव लड़ रही है। तो हमको नहीं लग रहा है कि इस कोऑर्डिनेशन के साथ जहाँ पे नीतीश कुमार जैसे नेता हों और इस कोऑर्डिनेशन के साथ एनडीए को बिहार में हराया जा सकता है। और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता एनडीए को 40 में 40 सीटें, पिछली बार 1 सीट किशनगंज की रह गई थी और इस बार पूरी उम्मीद है कि 40 में 40 सीट जिताएगी। चलिए, आपको शुभकामनाएं, जो आप दावे कर रहे हैं वो जीत में हासिल कर पाए। लेकिन आपको बता दें जो वोटिंग परसेंटेज अभी सामने आया है वो कहीं ना कहीं इत्मीनान बख्श कहा जा सकता है।